इस वीडियो में जानेंगे वसीयत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि वसीयत की गई ज़मीन का दाखिल खारिज कब हो सकता है और कैसे होगा, कैसे आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। दूसरा, वसीयत की संपत्ति कब नाम आती है। तीसरा, वसीयत खारिज कब हो सकती है। चौथा, वसीयत लेने वाला व्यक्ति अगर मर जाए तो वह संपत्ति किसे मिलेगी। और भी वसीयत से जुड़े आपके सारे डाउट्स और अन्य सवालों का जवाब आपका इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जानेंगे वसीयत उत्तराधिकार के बारे में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अकॉर्डिंग कोई भी हिंदू व्यक्ति वसीयत कर सकता है। आपको ध्यान रहे कि जो भी ये वसीयत जो है वो हिंदू लोगों पर लागू होती है, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56 की धारा 30 में इसे दिया गया है। ध्यान रहे हिंदू उत्तराधिकार, इसलिए ये हिंदुओं पर लागू होती है। दूसरा ये है, ये भी आपको जानना क्लियर है कि भाई वसीयत कर कौन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वसीयत जो है वो सह संपत्ति की हो सकती है और वसीयत जो है वो हिंदू पुरुष या हिंदू महिला कर सकती है। और वसीयत के लिए उस पुरुष को स्वस्थ और दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, तभी वो वसीयत कर सकता है। अब भाई बात करेंगे क्या वसीयत खारिज भी हो सकती है। देखिए, पहले खारिज की बात इसलिए कर सकते हैं कि वसीयत जब खारिज नहीं होगी तभी तो दाखिल खारिज होगी। तो सबसे पहले मैं वसीयत खारिज हो सकती है या नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शर्तें बताई हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो शर्तें हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू पुरुष या स्त्री होना चाहिए और वो वयस्क होना चाहिए, उसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सही हैं तो वसीयत जो है वो खारिज नहीं होगी। दूसरी बात ये है, जिसने वसीयत दी है अगर वह व्यक्ति ही चाहता है कि मैं वो वसीयत खारिज करूंगा या मान लीजिए मैं दूसरे व्यक्ति को करूंगा, तो वो व्यक्ति भाई खारिज जो है कर सकता है, वो व्यक्ति वसीयत खारिज कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, वसीयत और रजिस्ट्री में अंतर है। कई बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं जिसे भी अपनी ज़मीन देना चाहते हैं उसे वसीयत ना करके रजिस्ट्री कर देते हैं। एक बार अगर रजिस्ट्री कर दी और दाखिल खारिज हो गया तो वो जिसने रजिस्ट्री करवाई है, जिसने अपनी ज़मीन दी है, रजिस्ट्री करवाई है, वो व्यक्ति फिर उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे वसीयत में क्या होता है, वसीयत में वो व्यक्ति जिसने वसीयत की है, जिसने अपनी संपत्ति किसी को वसीयत कराई है, वो व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक वह संपत्ति उसके बीच में अगर वो चाहता है तो वह अपनी संपत्ति वापस भी ले सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी वसीयत कर सकता है। ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि वसीयत कैसे खारिज हो सकती है। अगर आप शर्तें को पूरा कर रहे हैं तो वसीयत कभी खारिज नहीं होगी। यदि वो व्यक्ति चाहे तो आपकी वसीयत जो है वो खारिज हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे कि आपकी वसीयत जो है, जो भी आपने वसीयत में आपको किसी ने भी वसीयत में ज़मीन दे दी है तो वो वसीयत दाखिल खारिज कब होगी। जैसा कि मैं दाखिल खारिज पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको दाखिल खारिज के बारे में नहीं पता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दाखिल खारिज या वसीयत से जुड़े और भी वीडियो दिए गए हैं, आप वहाँ जाके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वसीयत दाखिल खारिज होगी तभी वो वसीयत वाली जो ज़मीन है, देखिए वसीयत वाली ज़मीन जब दाखिल खारिज होगी तभी वो आपके नाम आएगी, तब आप उस ज़मीन के पूर्णतः स्वामी बन जाएंगे। वो आप उस संपत्ति का फिर जो भी करें वो कर सकते हैं। इसके लिए दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है। तो वसीयत की संपत्ति तब दाखिल खारिज होगी जब वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने आपको वसीयत की है, तो दादाजी की जब मृत्यु हो जाएगी तब वो वसीयत वाली ज़मीन है उसके मालिक आप बनेंगे और उस ज़मीन का आपके नाम दाखिल खारिज होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि देखिए दाखिल खारिज तो मैंने बता दिया कि दाखिल खारिज कब होगी। अब दाखिल खारिज भाई होगी कैसे, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज वाली अपनानी पड़ेगी। देखिए, दाखिल खारिज भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तराधिकार द्वारा, एक अंतर द्वारा। अंतर द्वारा होता है कि देखिए जब भी आप किसी से संपत्ति अंतरण कराते हैं, यानी कि संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति अपने नाम कराते हैं, तब दाखिल खारिज होता है। या मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए वसीयत कराई या मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो बच्चों के नाम संपत्ति आती है, तब दाखिल खारिज होता है बच्चों के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तराधिकार वाला जो दाखिल खारिज वाला जो प्रक्रिया है वो आपको अपनानी पड़ेगी। सेम टू सेम प्रक्रिया होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। मेरी सब्सक्राइबर ने एक प्रश्न किया है कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत करता है वो व्यक्ति मर जाता है, यानी कि वसीयत करने वाला भी व्यक्ति मर जाता है और जिसके नाम वसीयत की जाती है वो भी व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति है उसका दाखिल खारिज किसके नाम होगा, वो संपत्ति किसे मिलेगी। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है अगर वो मर जाता है तो उसके बाद वो संपत्ति है वो जिसके नाम वसीयत की थी उसकी हो जाती है और उसी के नाम पे दाखिल खारिज होती है। सपोज दैट वसीयत करने वाला भी व्यक्ति मर गया और जिसके नाम वसीयत की गई थी वो भी व्यक्ति मर गया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए वसीयतकर्ता मर गया, उसके नाम क्या, उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसके बाद जो संपत्ति थी वो जिसे वसीयत की गई थी उसकी हो गई, ठीक है, पूरी तरीके से उसकी हो गई। दाखिल खारिज नहीं हो पाई कुछ ही दिनों में, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया जिसके नाम वसीयत की गई थी, वो भी व्यक्ति अगर एक्सपायर हो गया तो वह जो संपत्ति है वह उस व्यक्ति के उत्तराधिकारों को मिलेगी, यानी कि जिसे संपत्ति की वसीयत की गई थी उसके जो भी उत्तराधिकार होंगे, यानी कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी जो भी विधवा पत्नी है, उसके जो भी बच्चे या पुत्रियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, उन्हें वो संपत्ति मिलेगी और उन्हीं के नाम पर वो संपत्ति जो है वो दाखिल खारिज होगी। दूसरा आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए वसीयत किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी व्यक्ति को वसीयत की कर दी और जिसके नाम वसीयत की थी सपोज दैट वो व्यक्ति मर गया और वसीयत करने वाला व्यक्ति नहीं मरा, तो जिसने वसीयत की थी वो व्यक्ति चाहे तो वह संपत्ति जो है वो अपनी संपत्ति वापस भी ले सकता है। अगर मान लीजिए वो वापस नहीं लेता है तो हो सकता है कि वो संपत्ति जो है वो उसी के उत्तराधिकारियों को मिल जाए जिसके नाम वसीयत की गई थी। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, क्या वसीयत को रिजेक्ट करवाया जा सकता है? तो जी हाँ, वसीयत को रिजेक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन तभी रिजेक्ट करवाया जा सकता है जब उस वसीयत में, जब उस वसीयत की गई है उसमें कोई कमियां, जो अगली पार्टी है जो ऑब्जेक्शन आपको लगा रहा है वो ही अगर उसमें कमियां निकालेगा और वास्तव में उसमें वसीयत में कमियां पाई जाती हैं, खामियां पाई जाती हैं, तो वो वसीयत जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो रिजेक्ट तभी होगी जब आप शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वसीयत कराते समय आपको किन किन शर्तों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी शर्तों को आपको पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति वसीयत करा रहा है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा बात है पुरुष या महिला हो जो भी हो वो वयस्क होना चाहिए, यानी कि नाबालिग नहीं होना चाहिए। नाबालिग लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं करा सकते। तीसरा जो है वसीयत अपनी सह संपत्ति की हो सकती है, यानी मान लीजिए आपके जो भी पिताजी या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो संपत्ति उसने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बनाई है उसी संपत्ति की आप वसीयत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैतृक संपत्ति की वसीयत कर दें, पैतृक संपत्ति की आप वसीयत नहीं कर सकते। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जब भी वसीयत रिजेक्ट करवाने के लिए जो अगली पार्टी जो होती है, जो भी ऑब्जेक्शन करता है, सबसे अधिक यही पॉइंट रखते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं थी या मान लीजिए जो संपत्ति थी वो उनकी सह संपत्ति नहीं थी। तो इसी प्रकार के जो हैं वो तथ्य रखते हैं और इसी प्रकार पे वसीयत खारिज करवाई जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए वसीयत कराते समय जब भी आप वसीयत करवाते हैं तो वहाँ पर देखिए जब भी आप 2 या 3 जो भी विटनेस हों गवाहों के साइन जरूर करवाएं। और दूसरा बात, वैसे कोई प्रावधान नहीं है कि आप जो भी वसीयत करा रहे हैं उसकी रजिस्ट्री कराएं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन आप वसीयत की अगर रजिस्ट्री कराते हैं, वसीयत जो है वो किसी अच्छे एडवोकेट द्वारा, कोर्ट द्वारा, यानी कि रजिस्ट्री आप उसकी करवा लेते हैं, तो वसीयत जो है वो आपकी 100% सॉलिड वसीयत होती है और आपकी वो जो वसीयत है वो कोई भी खारिज नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।